नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पॉलिटी का होगा, जो काफी महत्वपूर्ण होगा और जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो भारतीय राज्य की प्रकृति है उसका क्या मतलब है। मतलब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति। जब हम इसे समझेंगे दोस्तों, तो इसके बारे में जब हमें पता चलेगी तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा उद्देश्य का। उसके लिए हमें उद्देश्य का में जाना होगा, कह सकते हैं प्रियम्बल। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, दो शब्द होते हैं, एक तो प्रस्तावना शब्द होता है और एक उद्देश्य का होता है। कई किताबों में आपने प्रस्तावना देखा है और कई किताबों में आपने उद्देश्य का देखा, कई में दोनों देखा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि प्रस्तावना संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया है। हमारे संविधान में जो उल्लेख किया गया है वो उद्देश्य का किया गया है, ठीक है ना। प्रस्तावना और उद्देश्य का में काफी अंतर होता है। फिर आप कहोगे ये क्यों लिखा गया है? तो किताब बनाने वाले दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो राइटर होता है और एक ऑथर होता है, ठीक है ना। राइटर जो होता है वो बस मार्केट में लाने के लिए किताबों को बनाता है और इधर उधर से जोड़ तोड़ करके किताब को बना देता है। तो जहां राइटरों के द्वारा किताब बनी हुई है वहां प्रस्तावना लिखा गया है। अदरवाइज संविधान में या ऑथरों के द्वारा बनी हुई किताबों में क्या शब्द लिखा गया है? उद्देश्य का शब्द लिखा गया है। तो हमें प्रस्तावना कहीं भी नहीं बोलना। सच्ची समझ विकसित करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रस्तावना नहीं बोलेगा। दूसरी बात, इसका मतलब क्या है? जब हम भारतीय राज्य की प्रकृति को जानेंगे तो उसके लिए हमें उद्देश्य का को पढ़ना होगा और उद्देश्य का हम बैकग्राउंड भी देखेंगे और इसकी शुरुआत भी देखेंगे। जब हम उद्देश्य का के बारे में पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हमें यह समझ में आता है, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जब हम पढ़ते हैं कि ये जो उद्देश्य का है, सर्वप्रथम यूएसए ने अपने संविधान में इसको सम्मिलित किया था। किसने किया था? यूएसए ने अपने संविधान में इसे उल्लेखित किया था, ठीक है ना। दूसरी बात, अब हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, भारतीय परिदृश्य में पढ़ते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि सर्वप्रथम ये जो उद्देश्य का है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका सीधा संबंध जो था वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव से था। किससे था? ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे सर्वप्रथम पेश किया गया था, जिसे सर्वप्रथम पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू और उनके समकक्ष जो सदस्य थे, उन्होंने 13 दिसंबर, जो दूसरी मीटिंग थी 1946 में, संविधान की सेकंड मीटिंग में इसे पेश किया था और फाइनली इसे पारित किया गया था। जब हम इसके पारित की बात करते हैं तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य का को क्या किया गया था? पारित किया गया था, ठीक है ना। इसी उद्देश्य का के प्रस्ताव के आधार पर, इसी उद्देश्य का के प्रस्ताव के आधार पर दोस्तों, जो हमारी उद्देश्य का है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर जो हमारी उद्देश्य का है संविधान की, उस उद्देश्य का प्रारूप तैयार किया गया था। तो आपको ये इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में समझना होगा। इसमें वर्तमान संविधान में जो हमें उस उद्देश्य प्रस्ताव से मिला है वो मिला है संविधान के संरचना के ढांचा और दर्शन। इसमें क्या चीज मिली है हमें? जो संविधान की संरचना है, उस संरचना का ढांचा और उसकी जो दर्शन है, उसकी इसमें क्या दिखाई देती है? झलक साफ स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछेगा इस उद्देश्य का मतलब क्या है, तो इसके आधार पर आप समझा सकते हो कि ये जो उद्देश्य का है, ये राज्य व्यवस्था का, राज्य शब्द नहीं लिखोगे, एक चीज भी यहां ध्यान रखना, एक होता है राज्य व्यवस्था और एक होता है राज व्यवस्था। तो ये राज व्यवस्था ठीक है और ये क्या है? गलत है। ये शब्दों का भी आपको अच्छा चयन करना होगा। तो राज्य जो व्यवस्था है, उस राज व्यवस्था का सार इसमें छिपा हुआ है। किसमें? भारतीय संविधान की उद्देशिका में।
अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार इस उद्देश्य का से मिलता क्या है हमें, ठीक है ना। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो भारत का संविधान है, इससे स्पष्ट होता है भारतीय संविधान के मतलब संविधान के दर्शन क्या हैं, उसका उद्देश्य या लक्ष्य क्या है या सिद्धांत क्या है, नहीं समझ में आ रही, या जो संविधान भारत का बनाया गया उसके राज्य या समाज की संकल्पना क्या है। तो राज्य की संकल्पना या स्वरूप, समाज की संकल्पना या स्वरूप, या इसमें सरकार की संकल्पना या स्वरूप हमें क्या होता है, इसके माध्यम से स्पष्ट होता है। तो अब हम पढ़ते हैं आखिरकार ये है क्या, ठीक है ना। उद्देश्य का आखिरकार किस रूप में भारतीय संविधान में व्यवस्थित की गई है। तो इसमें सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है ना, तो प्रस्तावना संविधान के परिचय और भूमिका को, ये भी कह सकते हो कि भाई कोई पूछे संविधान क्या है, कि ये संविधान का परिचय कराती है और उस संविधान की भूमिका को भी स्पष्ट करती है। कौन? उद्देश्य का, ठीक है ना। इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये संविधान का सार है। एक व्यक्ति थे जो प्रख्यात न्यायविद कह सकते हो या संवैधानिक विशेषज्ञ कह सकते हो, N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला, इन्होंने उद्देशिका को संविधान का परिचय कहा था। क्या कहा था? उद्देशिका को संविधान का परिचय कहा था, ठीक है ना। तो पूछे कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो आपका जवाब होना चाहिए N.A. पालकीवाला ने कहा था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी पूछा गया इन पे आधारित, ठीक है ना, तो वो भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो आपसे पूछे इसका आधार क्या है, तो आप साफ तौर पर बताओगे इसका आधार है पंडित नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसके आधार पे ही क्या है ये रखा गया है इसका आधार, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं ये किस रूप में है उद्देश्य का, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द दिया है, हम भारत के लोग। इसमें एक शब्द दिया है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम मतलब सभी भारत के लोग, सभी मिलजुल कर, ये एक दर्शा रहा है सभी मिलजुल कर बोल रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक क्या यहां समझना होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके साथ समाजवादी, समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, कहीं कहीं इसे प्रजातांत्रिक भी बोल दिया गया है, प्रजातांत्रिक, और अंतिम वर्ड है गणराज्य। इन पांचों शब्दों को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहली बात तो मैं आपको यह बता देता हूं, जब मूल संविधान की बात आती है तो ये और ये तीन वर्ड थे, उसमें ये वर्ड जो है बाद में ऐड किए गए थे 42वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। इसे इंदिरा गांधी के समय इनको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। बताएंगे किस लिए इसे ऐड किया गया था, ठीक है ना। तो बी द पीपल्स ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग, इसमें हम भारत के लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गणराज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो हम भारत के लोग जो दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि भारत की संविधान की संपूर्ण जो शक्ति है उसका स्रोत कौन है, उसका स्रोत है दोस्तों भारत की जनता।
तो भारत की जनता जो है वो क्या है, संविधान की शक्ति का एक स्रोत है। ये शक्ति किस में निहित है, ये जनता में निहित है, ठीक है ना। उसके साथ साथ वही समस्त शक्तियों का क्या करेगी, केंद्र बिंदु है। जनता ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। मतलब हर एक शक्ति भारतीय संविधान की किस में समाई हुई है, जनता में समाई हुई है। संप्रभुता भी किस में है, जनता में भी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे संप्रभुता किस में निहित है, तो संप्रभुता भी जनता में निहित है, जनता में निहित, ठीक है। और हम बोल सकते हैं इसके आधार पे कि जो भारतीय संविधान है वो जनता की इच्छा का ही क्या है, परिणाम है। यह जनता की इच्छा का परिणाम है। ये बात कौन स्पष्ट करना चाह रहा है, ये उद्देश्य का की जो पहली लाइन का जो 2-3 वर्ड हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, उसके समस्त नागरिकों को बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या, तो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समस्त नागरिकों को, ध्यान रखना, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या, न्याय। तो आपको पूछेगा कि भारतीय संविधान में की उद्देश्य का जो है वो कितने न्यायों की बात करी, तो आपका जवाब होना चाहिए 3 तरह के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है। कौन करती है, भारत की उद्देश्य का, ठीक है ना। उसके साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास या धर्म लिख लो पहले, धर्म, विश्वास और उपासना की क्या, उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है। तो इसमें कितनी स्वतंत्रताएं हैं, इसमें स्वतंत्रताएं 5 हैं। कितनी हैं, देख रहे हो ना, विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है, विश्वास है, वो उपासना की किसकी बात करती है, स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ये क्या होनी चाहिए, की स्वतंत्रता की बात करती है। कितनी स्वतंत्रता है, ध्यान रखना, 5 स्वतंत्रताओं की बात करती है, की स्वतंत्रता, उसके साथ की स्वतंत्रता, और उसके साथ क्या है इसमें फिर आगे है दोस्तों प्रतिष्ठा। आगे क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और अवसर इसकी क्या, समानता की बात करती है, समानता। तो समानता कितनी है, इसमें 2 है। तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि 3 न्याय हैं भारतीय उद्देश्य का में, 5 स्वतंत्रताएं हैं और 2 क्या हैं, समानता हैं, ठीक है ना। तो समानता प्राप्त करने के लिए, समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा एवं और राष्ट्र की
एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व के लिए, ये लिखते रहना, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ऐदता द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, अपना अंग मानते हैं, अधिनियमित करते हैं, कानून मानते हैं और खुद में आत्म अर्पित करते हैं। तो जो हमने 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, इसे अंगीकृत, आत्म अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। तो इसी दिन दोस्तों 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, उद्देश्य का हमें यह बताती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को क्या देती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसके साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता देती है, उसके साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देती है और इस समानता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखा जाता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए या बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए क्या होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। इस बंधुत्व को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम दृढ़ संकल्पित होते हैं और संविधान में आज दिनांक 26 जनवरी 1949 को इस ऐदत द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, इस संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्म अर्पित करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना होगा, ये क्या है, हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अब इसमें हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हमने क्या देखा कि हम भारत के लोग हमें ये दर्शाना चाह रहे हैं कि संविधान की जो सब कुछ है संविधान के लिए, वो कौन है, वो जनता है। जनता ने ही संविधान को बनाया है, वही उसकी शक्ति का स्रोत है। संप्रभुता भी किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। ये स्पष्ट करती है हमारी उद्देश्य का, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों कि प्री में किस स्तर के सवाल आ सकते हैं इससे। तो प्री में आने वाले 4 रूप में सवाल आते हैं प्री के एग्जाम में। प्री एग्जाम में जब हम बात करते हैं तो 4 रूप में सवाल देखने को मिलते हैं। कैसे, एक तो पूछ लेगा आपको राजनीतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पूछ लेगा या परिदृश्य में पूछ लेगा। वहां क्या पूछ सकता है, वहां यह पूछेगा कि भारत बहुसांस्कृतिक देश है, ये स्पष्ट है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष है, हमने धर्मनिरपेक्ष को भी इसे पंथ निरपेक्ष लिखना, ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष है, ये हम बताएंगे आपको। दूसरा विकासात्मक है, राजनीतिक व्यवस्था में विकासात्मक है। उसके साथ साथ थोड़ा संविधान की दृष्टि से भी पूछ लेगा। किसकी दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से। संविधान की दृष्टि से क्या पूछेगा कि भारत के संविधान में लचीलापन भी है और कठोर भी है, दोनों के बीच क्या है, समन्वय स्थापित किया गया है। लचीला मतलब कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, साधारण बहुमत से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ राज्यों का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। तो दोनों के बीच क्या है, समन्वय रखा गया है, ठीक है ना। फिर राज्य की दृष्टि से, तो हमने राज्य के बारे में जो बताया है, राज्य की दृष्टि से भी सवाल आ सकते हैं। तो राज्य की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो क्या देखेंगे, राज्य हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है या नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संप्रभुता किसके हाथ में है, राज्य के हाथ में है। वो बाहरी किसी शक्ति के दबाव में भी नहीं है। इसके साथ साथ समाजवादी है, समाजवादी के साथ साथ पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य का उदाहरण राज्य की दृष्टि के रूप में मिलता है। जब हम सरकार की दृष्टि के रूप में मिलते हैं तो भारत के संविधान ने सरकार की दृष्टि से संसदीय लोकतांत्रिक सरकार को स्वीकार किया है। तो इस तरीके से क्या आ सकते हैं, सवाल भी इस पर बन सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं
ये जो वैसे आगे भी बताऊंगा कि आर्टिकल 368 उद्देश्य का पर लागू होता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहीं मूल ढांचे के प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो ये आप याद कर सकते हो। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि जो उद्देश्य का है, उस उद्देश्य का के तत्व क्या हैं। प्रस्तावना शब्द आपको यूज नहीं करना, उद्देश्य का शब्द यूज करना है। ठीक है ना, तो उद्देश्य का के तत्व क्या है, तत्व पढ़ेंगे। तत्वों में हम ये पढ़ेंगे कि जब हम बात करते हैं संविधान के अधिकार का स्रोत, अधिकार का स्रोत, तो आपको पता ही चाहिए हम भारत के लोग, तो क्या है, भारत की जनता या भारत के लोग क्या हैं, अधिकार का स्रोत हैं। तो एक तो तत्व या दूसरा भारत की प्रकृति क्या है, भारत की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति स्पष्ट हो चुकी है, तो यह घोषणा करती है भारत की प्रकृति कि भारत जो है एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक क्या होगा, देश होगा। ठीक है ना, वहीं अगर पूछने लग जाए कि भाई इसके उद्देश्य क्या हैं, तो उद्देश्य तो इसका यही है कि 3 तरह के क्या हैं इसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। तो इसमें न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है और समता भी है और बंधुत्व भी है। तो न्याय भी है, 5 तरह की स्वतंत्रता भी है, ठीक है ना, और इसमें 2 तरह की समता भी है, और इसमें ये बंधुत्व, भाई व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाने के लिए इसमें बंधुत्व भी है। तो उद्देश्य इसका है न्याय, 3 तरह के, 5 तरह की स्वतंत्रता है और 2 तरह की समता और बंधुत्व की बात करता है। ठीक है ना, संविधान लागू होने की तिथि आपको पता ही है। ठीक है ना, तो ये इस पर कई तरीके से क्वेश्चन भी बन चुका है। ठीक है ना, तो ये भी आप, अब हम इसके एलिमेंट को, जो तत्व है, इनको क्या करेंगे, डिस्कस करने की एक एक करके कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो पहला जो तत्व है इसमें दोस्तों, वो दे रखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सवर्गन, मतलब संप्रभुता। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संप्रभुता। तो इसे ये 2 तरीके से देखने को मिलता है, कहीं कहीं लिखा होता है संप्रभुता, ठीक है ना, और कहीं कहीं लिखा होता है प्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता। ठीक है ना, मतलब दोनों का एक ही होता है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, या आप कह सकते हो सुप्रीम पावर कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो राज्य है वो अन्य देशों के ना तो अधीन है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। मेरा कहने का मतलब, इसका मतलब जब बात करोगे तो इसका मतलब है कि जो भारत है ना तो अन्य देश के अधीन है और ना ही अन्य देश का क्या है, डोमिनियन है। इसका मतलब ये है, जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो ये 2 तरह की होती है दोस्तों। राज्य के संदर्भ में संप्रभुता 2 तरह की होती है। कौन सी? एक होती है आंतरिक संप्रभुता, ठीक है, एक होती है बाह्य संप्रभुता। जब हम आंतरिक संप्रभुता की बात करते हैं तो यहां स्पष्ट है कि आंतरिक मामलों में जो भारत है, भारत भी संप्रभुता को दर्शाता है, वो सर्वोच्च है। क्या है? सर्वोच्च है। राज्य के अंदर, भारत के अंदर उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। आंतरिक मामलों में जो भी फैसले लेगा देश के अंदर के, वो भारत सरकार लेगी। ठीक है ना, उस पर कोई किसी राज्य का दबाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, हम किसी बाहरी राज्य के बिना दबाव के भी अपने फैसले लेते हैं बड़े ही आसानी से, कोई हम किसी की दबाव को नहीं मानते। ये होती है आंतरिक संप्रभुता। देश के अंदर के जो भी मामले हैं उनमें हम क्या हैं, सर्वोच्च हैं और श्रेष्ठ हैं। बाह्य संप्रभुता का मतलब है जब हम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों पर बात करते हैं, कन्वेंशन पर बात करते हैं, अधिसमयन पर बात करते हैं, शांति समझौतों पर बात करते हैं किसी अन्य देश के साथ,
तो हम किसी बाह्य देश के दबाव को बिल्कुल नहीं मानते, उसके लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो बाह्य फैसले, बाह्य मुद्दों पर हम फैसले लेने के क्या हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। वहीं हम अगर डोमिनियन शब्द आया है, डोमिनियन, तो डोमिनियन का मतलब होता है दोस्तों कि आंतरिक मामलों के लिए तो तुम स्वतंत्र हो और सर्वोच्च भी हो अंदर के अपने देश के, लेकिन बाह्य मामले में तुम किसी दूसरे देश के क्या हो, दबाव में हो। ऐसे कई देश हैं, जैसे हांगकांग, ठीक है, जैसे ताइवान को भी कहीं कहीं मानते हैं इस तरीके का, ठीक है ना। तो ये क्या है कि भाई उस देश के डोमिनियन राज्य के आंतरिक मामले तो वो खुद कर सकता है, लेकिन बाह्य मामले में वो कोई भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो किसी अन्य देश के क्या है, अन्य देश के दबाव में है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि भारत आंतरिक और बाहरी मामले के निस्तारण करने के लिए क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो ये किसके परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं, ये संप्रभुता के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट तत्व है दोस्तों वो है समाजवादी। तो जब हम समाजवादी की बात करते हैं तो समाजवाद भी दो तरीके का होता है। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो ये समाजवाद दो रूप में देखने को मिलता है, समाजवाद या समाजवादी। एक तो दोस्त होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद या समाजवादी, एक होता है साम्यवाद समाजवाद। इन दोनों का मतलब होता है, पहले तो मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत ने दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद को अपने संविधान में क्या किया है, स्वीकार किया है। जबकि हम साम्यवाद समाजवाद की बात करते हैं तो रूस और चीन जैसे देशों में यह देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये लोकतांत्रिक जो समाजवाद है, पहले तो बात है ये समाजवादी शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया था। ये जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू जो देश के पीएम थे, उनकी विचारधारा पर या संकल्पना पर आधारित है ना। उनकी यही संकल्पना थी कि भारत क्या हो, भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद हो, ठीक है ना। जिसका मतलब क्या है कि समाजवादी व्यवस्था में जो उत्पादन के प्रमुख साधन होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में होते हैं। यहां क्या होते हैं, सरकार के नियंत्रण में होते हैं संसाधन, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं उनमें बदलाव भी देखने को मिलता है। कभी सरकार के नियंत्रण में ज्यादा होगा, कभी कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब हम साम्यवादी समाजवाद की बात करते हैं तो राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है। यहां संसाधनों पर राज्य का जो नियंत्रण होता है वो अधिक कठोर होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यहां लेकिन बदल सकता है। तो हमने किसको अपनाया, लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। तो हमारे यहां जो नियंत्रण है वो अपेक्षाकृत कम मिलता है। हमारा जो समाजवाद है वो आर्थिक समानता, आय के समान वितरण, ये हमारा समाजवाद किसकी बात करता है, आर्थिक समाजवाद की, आर्थिक समानता की बात करता है। नहीं समझ में आ रही। उसके साथ साथ आर्थिक समानता के साथ साथ आय के समान वितरण की बात करता है, आय का समान वितरण की बात करता है। वंचित वर्गों के लिए सहानुभूति की बात करता है। जो वंचित वर्ग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करता है। तो वंचित वर्गों के जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने की बात करता है लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है ना। उसके साथ साथ आधिकारिक सामाजिक सुरक्षा पर भी बल देता है। आधिकारिक सामाजिक सुरक्षा की बात करता है लोकतांत्रिक समाजवाद। इसे हम स्पष्ट रूप से, जहां हम आर्थिक न्याय के बारे में भाग 4 में देखते हैं, तो हम भाग 4 में यही आर्थिक समानता, जो आर्थिक न्याय जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 39 मतलब 39, आर्टिकल 39 खा, आर्टिकल 39 खा और आर्टिकल 39 गा, ये इन सभी बातों को बोलता है, ठीक है ना। तो ये जो अनुच्छेद हैं ये साफ तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं कि भारत के जो भौतिक संसाधन हैं उसमें समानता के आधार पर वितरण किया गया है। धन का कहीं कोई संकेंद्रण नहीं किया गया।
ना ही सीमित हाथों में धन रहेगा। ये भारत का जो समाजवाद है ये बात करता है। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा कि 1976 में ऐड किया गया। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। इसे हम ये भी कह सकते हैं राज्य मिश्रित समाजवाद। हमारे वाले समाजवाद को राज्य मिश्रित समाजवाद भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, उत्पादन और वितरण के जो सभी साधन होते हैं, राष्ट्रीयकरण और निजी जितनी भी संपत्ति हैं उनका उन्मूलन शामिल होता है कि निजी हाथों में ज्यादा नहीं जाए, क्या हो, इसमें समानता का भाव होना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ जब हम लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य की बात करते हैं तो हमने ये बताया था कि ये गरीबी की उपेक्षा करता है, बीमार और नेक्स्ट अवसर की जो असमानता है उनको समाप्त करने का क्या करता है, प्रयास करता है। ये बात किसने कही थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी। और उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की जो नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी, अगर हम उसे देखेंगे तो वो थोड़ा सा समाजवाद के प्रतिरूप को क्या करती है, लचीला बनाए रखती है, ठीक है ना। हम जब समाजवाद के अपने प्रतिरूप को देखते हैं तो 1991 में जैसे ही हमने अपनी आर्थिक नीति को थोड़ा सा ढील करने की कोशिश की तो वहां हमें ये देखने को मिला कि सरकारी हस्तक्षेप थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ। मतलब समाजवाद की जो प्रकृति थी वो थोड़ी सी राज्य में कम हुई, लेकिन जो निजी व्यवस्थाएं थी वो हल्का सा बढ़ी। तो समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा सा लचीला देखते हुए हमने उस समय देखा था। अगर हम समाजवाद की बात करें, ठीक है ना, तो ये हमने साफ बताया है कि समाजवाद का उद्देश्य ही यही होता है कि ये समानता की बात करता है, ठीक है ना। और ये समानता की बात करता है लोकतंत्र मूल्यों के आधार पर, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ये देश में समानता लाने की बात करता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैंने ये भी कही थी, जब बात आती है इक्वलिटी की, इक्वलिटी और लिबराइजेशन की, तो जो सच्चा समाजवादी होगा वो लिबराइजेशन, उदारीकरण को त्याग देगा और इक्वलिटी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये बात भी आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो हालांकि जब हम अपनी प्रस्तावना की उद्देशिका की बात करते हैं तो उद्देशिका में समाजवादी शब्द तो है लेकिन उसे परिभाषित नहीं किया गया। ये भी समझ लोगे कि समाजवादी शब्द को पूर्णतः डिफाइन उद्देशिका में नहीं किया गया है, भले ये आगे जाकर के डिफाइन की गई है, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब आपसे ये है कि जब हम समाजवादी की बात करते हैं तो इसको प्राप्त करने के कई तरीके अपनाए जाते हैं, कई तरीके समाजवाद को प्राप्त करने के अपनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो भारत में जो समाजवाद अपनाने का क्रांति का तरीका नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं अगर क्रांति के माध्यम से समाजवाद को अपनाते हैं तो वो क्रांतिकारी समाजवाद कहलाता है। एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद जिसे हमने अपनाया, एक होता है सिंडिकेट बना के, सिंडिकेट समाजवाद, जो सिंडिकेट बना करके करते हैं उसे सिंडिकेट समाजवाद कहते हैं। एक होता है कोऑपरेटिव समाजवाद, सबके सहयोग से बनाते हैं, वो होता है कोऑपरेटिव समाजवाद, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ समाजवाद की बातों को समझना होगा। तो समाजवाद की मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया भी है, क्रांति भी रास्ता हो सकता है, लोकतंत्र भी रास्ता हो सकता है, सिंडिकेट भी रास्ता हो सकता है और कोऑपरेटिव भी समाजवाद तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है पंथ निरपेक्ष। तो हमने ये बताई थी मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द था ही नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट शब्द है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म बोलते हैं। एक शब्द और आता है यही, धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब धर्म से अलग। तो ध्यान रखना, धर्म निरपेक्ष का अगर हम मतलब सीधा सीधा समझें तो इसका मतलब होता है जो सामाजिक और मानवीय मूल्य होते हैं, सामाजिक एवं मानवीय मूल्य जो क्या होते हैं, शाश्वत होते हैं। क्या होते हैं, शाश्वत होते हैं। जैसे दया, करुणा, ईमानदारी, स्नेह, सत्यता, ठीक है ना, सत्यनिष्ठता, ये सब क्या हैं, ये सामाजिक और मानवीय मूल्य हैं।
तो अगर हम अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड करते हैं, इसका मतलब इन सब वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम एलिमिनेट कर रहे हैं, निरपेक्ष कर रहे हैं। इसीलिए हमने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता को न अपनाते हुए पंथ निरपेक्षता को अपनाया। क्यों? किसी भी संविधान में सरकार होती है तो सरकारों के लिए दया, करुणा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, पारदर्शिता, ठीक है ना, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, ये सब वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। और यहां हम धर्मनिरपेक्ष शब्द लगा करके इनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि धर्मनिरपेक्ष ये सब वैल्यू तो संविधान में होनी ही आवश्यक है। इसीलिए हमने क्या ऐड किया, 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हमने क्या ऐड किया अपने संविधान में, हमने ऐड किया दोस्तों पंथ निरपेक्ष। तो अब हम समझ लेते हैं पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देशों की, किसकी बात करते हैं, अपने पड़ोसी देशों की, जिसमें हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, जिसमें हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसमें भूटान की, नेपाल की या श्रीलंका की, ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने धार्मिक राज को स्वीकार किया है। धार्मिक राज को क्या किया है, स्वीकार किया है। मतलब इन्होंने जितने भी पड़ोसी देश हैं जो हमने बताया, इन्होंने धर्म के आधार पर राज्य को बनाया। जैसे पाकिस्तान है तो इस्लाम धर्म के आधार पर बनाया, अफगानिस्तान भी बनाया, नहीं समझ में आ रही, तो इन्होंने धर्म के आधार पर स्वीकार किया है। बट भारत ने सरकार के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं उसके अंतर्गत धर्म को क्या कर दिया है, बाइकआउट कर दिया। मतलब धर्म को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत धर्म का विरोधाभास कर रहा है या धर्म के विरोधाभास के रूप में भारत को देखा जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये बात स्पष्ट करता है पंथ निरपेक्ष। मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य मतलब सरकार, ठीक है ना। जब भी कोई सरकार काम करेगी तो धर्म को आधार नहीं बनाएगी। राज्य अपने कार्य के लिए धर्म को आधार नहीं मानेगा। उसके साथ साथ यदि व्यक्ति के विश्वास, धर्म को हमने क्या माना, मैं साफ बता रहा हूं, भारतीय संविधान धर्म को मानता है व्यक्ति के विश्वास, व्यक्ति का विश्वास, ये मानता है कि भारत के निगाह में धर्म जो है वो व्यक्ति के विश्वास की वस्तु है, बस एकमात्र वस्तु है, ये मानता है भारतीय संविधान। जब उसने बताया व्यक्ति के विश्वास मात्र है धर्म, तो हम उसे राज्य से बिल्कुल अलग करेंगे। क्यों? जब हम राज्य में कोई योजना बनाएंगे, कोई काम करेंगे, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हिंदू के लिए करना है, मुस्लिम के लिए करना है, सिख के लिए करना है या ईसाई के लिए करना है, ऐसा हमें नहीं करना है। और ये जो पंथ निरपेक्ष की भावना है, पंथ निरपेक्ष का उद्देश्य का जो प्रावधान है, ये भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत ही मजबूती के साथ इसे बनाए रखने में आज भी तत्पर है। हमने ये स्पष्ट है अपने संविधान में भी, कई आर्टिकल में, आर्टिकल 25 से लेकर 28 में भी इनसे संबंधित प्रावधान ऐड किए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो संविधान में भी पंथ निरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, ये बात भी आपको समझ में रखना पड़ेगी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हम इसे लेके आए थे, ठीक है ना। उसके साथ साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के निर्माता ऐसे ही राज्य की क्या करना चाहते थे, स्थापना करना चाहते थे, जिसमें धर्म आड़े में न आए। जब हम विकास का कोई काम करें या देश के ऊपर होने के लिए या देश को मजबूत करने के लिए कोई भी काम करें, तो उसमें धर्म आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारत में धर्म में भी काफी विविधता पाई जाती है, ठीक है ना। जब हम, और हमने संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक प्रावधान ही यही ऐड कर रखे हैं। तो जिसमें हमने आर्टिकल 25 की अगर बात करें, तो आर्टिकल 25 में हमने ये कहा है कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का क्या है, समान अधिकार है। उसके साथ साथ जब हम आर्टिकल 26 की बात करते हैं, तो हमने ये बोला धार्मिक मामलों में प्रबंधन का व्यक्ति को क्या है, अधिकार है कि धार्मिक मामलों में वो प्रबंधन करने के लिए पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है। वहीं आर्टिकल 27 की जब हम बात करते हैं 27, तो 27 ये साफ बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वो किसी का प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर, ठीक है ना। आर्टिकल 28 भी साफ बोलता है कि सरकारी शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। कोई भी सरकारी संस्था है तो उसमें धर्म को लेकर के कोई भी निर्देश नहीं दिए जाएंगे, ये बात करता है आर्टिकल
28। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको क्या करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो करते हैं लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का मतलब क्या है, तो अभी हमने पंथ निरपेक्ष में ये साफ तौर पे पढ़ा था कि पंथ निरपेक्ष का ये मतलब होता है कि ये राज्य है और ये क्या है, ये धर्म है। तो राज्य को धर्म से पूर्णतः क्या रखा जाएगा, तटस्थ रखा जाएगा। मेरा कहने का मतलब राज्य और धर्म के बीच अलगाव करने वाला सिद्धांत आपको यहां रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा राज्य जिसका अपना कोई भी ऑफिशियल या राजकीय धर्म नहीं होना चाहिए, ये भारत ने स्वीकार किया। जबकि पाकिस्तान एक धर्म के आधार पर राज्य बनाए, उसने इस्लाम को वरीयता दी, उसने कुरान के सिद्धांत को वरीयता दी। ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो किसी धर्म विशेष को राजकीय मान्यता न देना, ये काम होता है पंथ निरपेक्ष अवधारणा का। ठीक है ना। इसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक है गणराज्य। नेक्स्ट टॉपिक है गणराज्य। तो गणराज्य का साफ मतलब है कि ऐसा राज्य जिसमें जो राज्य का प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष है, वो नियुक्त न होकर क्या होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए, मतलब चुना हुआ होना चाहिए, उसकी जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि अगर कोई गणतंत्र के बारे में पूछता है तो आप बताओगे राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होने के बजाय किसमें होनी चाहिए, लोगों में होनी चाहिए। क्या, राजनीतिक संप्रभुता किसके हाथ में, लोगों के हाथ में होनी चाहिए। और लोग ही या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने राष्ट्र के अध्यक्ष को चुने। वो ऐसा ना करें कि ब्रिटेन की तरह। ठीक है ना। तो गणराज्य का मतलब तो मैंने यही बता दिया कि यूएसए है, ठीक है, या इंडिया है। इसमें क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसमें प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। लेकिन हम वही बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में वंशानुगत पद होते हैं। तो जहां वंशानुगत पद होते हैं वो गणराज्य नहीं होता है, वहां रानी को मतलब वंशानुगत रूप से लिया जाता है और प्रधानमंत्री अलग तरीके से होता है। तो ऐसा राष्ट्र गणराज्य नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन भारत में चुनकर आते हैं तो भारत क्या है, एक गणराज्य है। ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि गणराज्य में जो सार्वजनिक कार्यालय हैं उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आपको हर एक नागरिक के लिए क्या होंगे, खुले हुए होंगे। और जो भारत का प्रमुख राष्ट्रपति वो किसके द्वारा होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है ना। और वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और वो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है ना। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं लोकतांत्रिक। तो लोकतंत्र का मतलब लोकतांत्रिक वैल्यूज, इसे हम प्रजातांत्रिक भी बोल सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक और एक अप्रत्यक्ष। जब हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड हमें समझ अच्छी से आता है। क्यों कि स्विट्जरलैंड में कोई भी नियम कानून बनवाना होता है तो डायरेक्ट लोग उसमें भागीदारी लेते हैं। बिना लोगों की भागीदारी के कानून नहीं बन सकता, या लोग चाहें तो किसी बने हुए कानून को हटा भी सकते हैं। तो इसमें क्या है, प्रत्यक्ष में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कई प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है, जैसे परिप्रेक्षा। ठीक है ना। इसे हम रेफरेंडम बोलते हैं। पहल का यूज करते हैं जिसे हम इनिशिएटिव बोलते हैं। उसके साथ साथ प्रत्यावर्तन, इसे हम बोल सकते हैं प्रत्याशी को वापस बुलाना, मतलब रिकॉल करना, या प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह। ये सभी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों की क्या होती है, भागीदारी होती है। ठीक है ना। तो भारत में तो ऐसा नहीं है। तो भारत में कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वशक्ति का इस्तेमाल करें। मतलब लोग क्या चुने, लोग चुने अपने द्वारा प्रतिनिधि को, और इन्हीं के हाथ में सर्वोच्च
और यही क्या करें, सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करें। तो ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत और यूएसए, इंडिया और यूएसए जैसे देशों में क्या मिलता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। ठीक है ना। ये दो प्रकार का भी हो सकता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक तो संसदीय और एक अध्यक्षात्मक। ठीक है ना। ये कितनी प्रकार का हो सकता है, एक तो संसदीय, एक अध्यक्षात्मक। भारत में कौन सा है, भारत में संसदीय है और जबकि यूएसए में अध्यक्षात्मक है। ठीक है ना। मतलब राष्ट्रपति शासन है और यहां शासनाध्यक्ष जो होगा वो पीएम होगा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया व्यक्ति यहां क्या होगा, सर्वोपरि होगा। ठीक है ना। वो संपूर्ण शक्ति का क्या कर रहा होगा, यूज कर रहा होगा। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को फॉलो करता है, जिसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका है वो अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र कौन है, भारत है। प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र, इसका मतलब यह है कि जो कार्यपालिका है वो अपने संपूर्ण कृत्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होगी, विधायिका के प्रति। अब बात आई विधायिका और कार्यपालिका की, थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूं। तो विधायिका और कार्यपालिका मतलब यह है कि संपूर्ण जो सांसद होते हैं या राज्यों के सदस्य होते हैं, तो संपूर्ण एमपी, अगर मैं संसद की बात करूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या होंगे, विधायिका का पार्ट होंगे। लेकिन जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी मतलब ये वो कार्यपालिका होती है जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, वो स्थायी बनते हैं निश्चित समय काल के लिए। और जो अस्थायी कार्यपालिका होती है ये मंत्रीगण होते हैं। कौन होते हैं, मंत्री। सभी मंत्री किसके अंतर्गत आएंगे, अस्थायी कार्यपालिका के अंदर। तो जो विधायिका नियम कानून और योजना बनाती है उसका क्रियान्वयन कौन करती है, कार्यपालिका करती है। तो ये जो काम करती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ये किस में देखने को मिलता है, ये प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र में देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो हमने अपनी संविधान की जो प्रस्तावना वो जो उद्देश्य का है उसमें साफ वर्णित कर रखा है कि लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र होगा, उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल होगा। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं कि वोट डालने तक ही सीमित हो। ठीक है ना। इसमें राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक तीनों ही लोकतंत्र को हमने अपनी प्रस्तावना में क्या रखा है, वर्णित कर रखा है। ये चीज आप क्या रखोगे, याद रखोगे। तो हमने यहां इन शब्दों को समझाने की कोशिश की। उसके साथ साथ नेक्स्ट हम समझाते हैं आपको, अगला जो शब्द आता है न्याय। तो न्याय में हमने तीन तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है ना। कितने न्याय, जो जस्टिस हैं हमारे संविधान में वो तीन हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीन तरह के न्याय हमने वर्णित कर रखे हैं। तो हम जो इन न्याय की बात करते हैं तो इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। तो हमने इनकी सुरक्षा के लिए दो जगह प्रावधान कर रखा है, एक तो फंडामेंटल राइट में, किसके लिए, इन न्याय की सुरक्षा के लिए, और एक डीपीएसपी में। ठीक है ना। फंडामेंटल राइट का मतलब 12 आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 35 तक और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना। तो ये जो अधिकार हैं ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की सुरक्षा देते हैं। ठीक है ना। अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना। उसके साथ साथ अब क्या होते हैं सामाजिक न्याय, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा।
समाज में किसी भी विशेष वर्ग के लिए कोई भी विशेषाधिकार नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं जब सामाजिक न्याय आता है तो यहाँ विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होती है, मेरा कहने का मतलब अगर किसी को विशेष अधिकार दे दोगे एक को नहीं दोगे तो ये तो भेदभाव हो गया ना सामाजिक आधार पर। तो ये विशेषाधिकार की जहां अभाव होता है, लैप्स ऑफ जो स्पेसिफिक राइट होते हैं, वहां पर सामाजिक न्याय साफ तौर पर दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ये किसके लिए, इसमें जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या अन्य पिछड़े वर्ग हैं या महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए हमने सामाजिक न्याय को क्या किया था, संविधान की उसमें वर्णित किया गया था। ठीक है ना। वहीं अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है, तो जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं या आर्थिक कारणों के आधार पर कोई भी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा भी हो सकती है, इसमें हमारी इनकम भी हो सकती है, इसमें हमारी संपत्ति भी हो सकती है। उसमें मतलब संपदा, आय या संपत्ति या आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक गतिविधि, ये सब इसमें शामिल होती हैं और इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो एक शब्द और आता है अनुपाती न्याय। तो जहां अनुपाती न्याय की बात करते हैं, ध्यान रखना, अनुपाती न्याय, तो वहां सामाजिक और आर्थिक न्याय का मिलाजुला रूप होता है। तो जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय का मिलाजुला रूप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपाती न्याय कहते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय। तो मेरा कहने का मतलब राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के साथ क्या अपनाना चाहिए, व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार अपनाना चाहिए। किसके लिए, राजनीतिक न्याय के लिए। जैसे राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को भी शामिल किया जाए, वंचित वर्गों को भी शामिल किया जाए, SC ST OBC पिछड़े वर्ग सबको क्या किया जाए, समानता के साथ उसमें उनका ट्रीट किया जाए उनको। ठीक है ना। तो ये होता है राजनीतिक न्याय। ठीक है ना। जब हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो इनको हमने एक्सेप्ट किया है 1917 की रूसी क्रांति से, ये भी ध्यान रखना। तो ये कहां से लिए हमने, रूसी क्रांति से लिए। कब हुई थी, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है ना। वहीं हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का मतलब होता है, स्वतंत्रता का साफ मतलब होता है कि लोगों के बेरोक टोक के गतिविधि की जाए, मतलब लोगों को गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक ना होनी चाहिए, उसकी अनुपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है ना। तो साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर भी मिलने चाहिए, मतलब व्यक्ति को अवसर की समानता होनी चाहिए। भाई विकास करे वो किसी भी क्षेत्र में कर सकता है, उसके लिए अवसर के लिए क्या होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें उसके लिए फंडामेंटल राइट भी दे रखे हैं। उसकी स्वतंत्रता, अगर उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो तुरंत वो कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो फंडामेंटल राइट जो है हमारी स्वतंत्रता को, फंडामेंटल राइट स्वतंत्रता को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो हमने जो स्वतंत्रता जो सुनिश्चित की है अपने संविधान में, वो फंडामेंटल राइट के माध्यम से, चाहे वो अभिव्यक्ति की हो, चाहे विचार की हो, चाहे विश्वास की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे वो उपासना की स्वतंत्रता हो। और ये भी ध्यान रखना, जब इनका उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट कहां चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाते हैं। ठीक है ना। हमने कहां से लिए, तो हम जब स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात करते हैं तो इन आदर्शों को हमने 1789 से लेकर 1799 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, 1789 से 1799 की जो फ्रांस क्रांति थी, तो ये फ्रांस क्रांति से समता, ठीक है ना, बंधुत्व, ये शब्द को हमने यहीं से लिया है, समता को, बंधुत्व को, और इसके साथ साथ स्वतंत्रता को भी हमने कहां से लिया, फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से लिया है। ठीक है ना। समता का मतलब साफ साफ है, किसी वर्ग को विशेषाधिकार की क्या होनी चाहिए, अनुपस्थिति, मतलब समान अवसर मिलने चाहिए। समता के 3 आयाम हो सकते हैं। समता के अगर मैं आयाम की बात करूं, समता के आयाम 3 हो सकते हैं, एक तो नागरिक, एक राजनीतिक आयाम और एक आर्थिक आयाम। तो ध्यान रखना, समता के 3 आयाम, राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक आयाम हो सकते हैं। ठीक है ना। वहीं एक शब्द है बंधुत्व। कौन सा शब्द है, बंधुत्व। बंधुत्व, तो बंधुत्व का मतलब होता है दोस्तों
भाईचारा, मतलब ये इसकी किसकी भावना होनी चाहिए, ब्रदरहुड की, भाईचारे की भावना। इसका मतलब होता है बंधुत्व। मतलब संविधान की ये कहां मिलेगा, स्पष्ट हम बात करें ये कहां मिलेगा, तो जब हम भारतीय संविधान की जो एकल नागरिकता की बात करते हैं तो ये साफ तौर पर बंधुत्व की भावना को स्पष्ट करती है। क्यों कि मान के चलिए किसी राज्य की अपनी नागरिकता हो और भारत की अपनी नागरिकता हो तो वहां भाईचारा दिखाई नहीं देगा। लोग ये देखेंगे ये तो मराठी है, ये यूपी वाला है, ये आंध्रा वाला है, मतलब भाईचारा फिर वहां नहीं दिखाई देगा, वहां वेरिएशन पाया जाएगा इसके बीच, ठीक है ना। वेरिएशन पाया जाएगा तो समता में भी क्या आएगी, दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, और बंधुत्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए हमारी जो एकल नागरिकता है ये बंधुत्व की भावना को, और बंधुत्व हमेशा राष्ट्रीय की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो संविधान की जो एकल नागरिकता है उसके माध्यम से हम भाईचारे की भावना को क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। और जो उद्देश्य का है वो कहती भी है कि बंधुत्व जो है दो बातों को सुनिश्चित करते हैं। कौन सी बातों को बंधुत्व सुनिश्चित करता है, एक तो करता है व्यक्ति के सम्मान को, व्यक्ति के सम्मान को, दूसरा देश की या राष्ट्र की एकता व अखंडता को। कौन सुनिश्चित करता है, बंधुत्व सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। तो ये बंधुत्व का मतलब हो गया, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम जब संविधान के महत्व की, उस उद्देश्य के महत्व की बात करें तो महत्व में सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि जो उद्देश्य का महत्व है वो संविधान में जितनी भी जटिल परिस्थितियां होती हैं, जटिल जो परिस्थितियां होती हैं संविधान में, उन जटिल परिस्थितियों में जो उद्देश्य का है वो एकदम से लाइट के स्तंभ के रूप में काम करती है, प्रकाश के स्तंभ के। उद्देश्य का में हर एक चीज साफ है, तो संविधान की जटिलता को उद्देश्य के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, शासन को उसके दायित्व का बोध कराता है। उद्देश्य का शासन को उसके दायित्व का क्या कराती है, बोध कराती है, ठीक है ना। उसके साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है, उद्देश्य का महत्व जरूरी है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में समानता और बंधुता को ये क्या करती है, जोड़ने का प्रयत्न करती है। और इसी के साथ साथ जो गांधी के सपनों का भारत है उसे भी कौन पूरा करती है, उद्देश्य का पूरा करती है। अर्नेस्ट वाकर ने उद्देश्य का की तारीफ की थी, किसने, अर्नेस्ट वाकर ने। कैसे की थी प्रशंसा, तो उन्होंने ये बोला था कि जो उद्देश्य का है उसमें समस्त तर्क संक्षेप में समाहित हैं। सभी जो तर्क हैं वो संक्षेप में समाहित हैं, किसमें, उद्देश्य का में। ये अर्नेस्ट वॉकर ने बोला था, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी बोला था कि वह इस पुस्तक की पूंजी के रूप में क्या करती है, उद्देश्य का काम करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक केस था बैरूवाड़ी मामला। तो बैरूवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो उद्देश्य का है ये संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। जो संविधान निर्माता हैं उनके मन की क्या है, उद्देश्य का कुंजी, उनके मन की कुंजी है। एक केस और था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का, ठीक है। दो भाई थे, गोरखनाथ और हेनरीनाथ, ठीक है ना। तो वहां पे उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट थे हिदायतुल्लाह, ध्यान रखना, उन्होंने ये बोला था कि ये जो उद्देश्य का है उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार जो भी कार्य करे वो उद्देश्य का के आधार पर। तो इन्होंने बोला ही था कि जो उद्देश्य का है वो उन सिद्धांतों का निचोड़ है जो जिस आधार पर सरकार को क्या करनी चाहिए, काम करनी चाहिए। इसके साथ साथ एक जगह इन्होंने संविधान की मूल आत्मा भी बोला था हिदायतुल्लाह ने। यह भी कहा था कि ये शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। मतलब उद्देश्य का शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और संविधान की मूल आत्मा भी है। ये किसने बोला था, ये बोला था हिदायतुल्लाह ने बोला था, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक केस और था भारतीय चंद भवन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व हैं और फंडामेंटल राइट जो हैं उनको प्रस्तावना द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो इस केस में केस कौन सा था दोस्तों, तो केस था भारतीय चंद भवन केस। भारतीय चंद भवन केस। इसमें यह बोला था कि डीपीएसपी को, डीपी और एसपी साथ साथ फंडामेंटल राइट को हम उद्देश्य के द्वारा अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द और भी कहा था, उन्होंने ये बोला था कि हमारे संविधान का जो प्रसार है वो उद्देश्य का में जो बढ़ित बुनियादी तत्व हैं उन पर खड़ा हुआ है।
यदि इनमें से एक भी तत्व को हटा दिया जाए ना तो संविधान अपना जो व्यक्तित्व है उसे क्या कर देगा, खो देगा। तो उद्देश्य का में जो भी सार तत्व हैं अगर उनमें से एक भी तत्व हट जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो संविधान का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, उसका व्यक्तित्व ही क्या हो जाएगा, या वो अपने व्यक्तित्व की पहचान खो देगा। उन्हीं में से एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ने उद्देश्य का को आत्मा, संविधान की आत्मा कहा था। सुभाष कश्यप ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा। किसे, उद्देश्य का को। तो एक बहुत सारे महत्व हैं। एक केस और था सुब्बाराव ने यह बोला था कि यह संविधान की सभी आकांक्षाओं और आदर्शों को क्या करती है। तो जो सुब्बाराव थे उन्होंने ये बोला था उद्देश्य का जो है संविधान की सभी आकांक्षाओं को क्या करती है, पूरा करती है। मतलब आकांक्षा और आदर्शों को स्पष्ट करती है, आकांक्षाओं को और आदर्शों को क्या करती है, क्लियर करती है, स्पष्ट करती है। कौन, उद्देश्य का, ठीक है ना। अन्य कई बातें और देखते हैं कि यदि न्यायालय भी कहता है कि भाई हमारे लिए, न्यायालय भी क्या बोलता है, न्यायालय भी ये कहता है कि हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है, कि जब हमें कोई भी फैसला देना होता है तो हम उद्देश्य का की ओर भरी निगाहों से इसकी ओर देखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या थे, इसके कुछ महत्व थे, ठीक है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो उद्देश्य का है वो आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक जो मौलिक मूल्य हैं उनके उल्लेख के लिए संविधान का एक आधार बनी हुई है। इसमें महान और आदर्श जो सोच है संविधान की वो व्यवस्थित है, उल्लिखित है, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह संविधान की नींव रखने वाले जितने भी संविधान निर्माता थे उनके जो सपने थे उनको अभिलाषित या अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है, ठीक है ना। तो हम ये साफ कह सकते हैं, ये तो थे महत्व दोस्तों, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी उद्देश्य का है वो ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ये ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ठीक है ना, और ना ही शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है, और ये गैर न्यायिक है। ध्यान रखना क्या है, गैर न्यायिक है, ठीक है ना। तो ये इसे मतलब कह सकते हो न्यायालय में कोई भी चुनौती नहीं दे सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उद्देश्य का संविधान का भाग है या नहीं है, इसमें भी कई क्या थे कई विवाद देखने को मिलते हैं। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं भाग है या नहीं है तो एक केस आता है बैरूबाड़ी 1960 का केस। उसमें यह बोला गया था, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि जो उद्देश्य का है वो संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस आया और उसमें 1960 के जितने भी मैटर थे, उससे पहले के जितने भी निर्णय थे उनको निरस्त कर दिया। और उन्होंने ये बोला था, सभी मैटर देखते हुए, हर एक केस को देखते हुए उन्होंने ये बोला था जो उद्देश्य का है वो संविधान का अंग है। लेकिन संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान के मूल ढांचा को नष्ट ना करे, ठीक है ना। अगर मूल ढांचा को नष्ट नहीं करती है संसद तो वो आसानी से इसमें क्या कर सकती है, संशोधन। आर्टिकल मैंने बोला था आर्टिकल 368 का इसमें प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते वो मूल ढांचे का क्या ना करे, उल्लंघन ना करे, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक केस और आया था, मुंबई मामला, SR मुंबई केस 1994 में। उसमें यह भी बोला गया था कि जो उद्देश्य का है इसे हमने मूल ढांचे के अंतर्गत भी रखा है। इसमें कई चीजें रखी थी, जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रखी थी, संघात्मक ढांचा रखा था, राष्ट्र की एकता और अखंडता रखी थी, पंथ निरपेक्षता को इसमें रखा था, समाजवाद को इसमें रखा था, और सामाजिक न्याय और न्याय की जो पुनरावलोकन व्यवस्था है उसको भी इसमें बुनियादी तत्वों में रखा था। मतलब मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है ना। तो बैरूबाड़ी केस में यह भी कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि उद्देश्य का संविधान का कानूनी भाग नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, अभिन्न अंग है, उद्देश्य का अभिन्न अंग है, यह कानूनी भाग नहीं है और ना ही किसी की शक्ति का स्रोत है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब आज इतना ही डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हमने जो लोकतंत्र है यहाँ बहुत ज्यादा डीपली नहीं समझाया, लेकिन अगली एक क्लास स्पष्ट लोकतंत्र की आएगी, उसमें हम गहन विश्लेषण के साथ समझाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।